तो बात करेंगे हम आज आपसे केमिस्ट्री में बीएससी सेकंड सेमेस्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कार्बोहाइड्रेट का इनोमर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनोमर्स और म्यूटा रोटेशन। लेकिन हम आगे बढ़ें इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारा सब वीडियो आप तक पहुंचता रहे। करेंगे तो आप ही का फायदा है। हम आपको सरल भाषा में आपका सिलेबस हम आप तक पहुंचाएंगे, ये इस चीज़ का हम आपसे वादा करते हैं और हम प्रयास करेंगे। तो इनोमर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसके पहले के वीडियोज में हम लोगों ने पढ़ा है और वहीं से हम शुरुआत करते हैं और हम आपको बता रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनोमर्स, और यही प्रॉपर्टीज ऑफ इनोमर्स में हम बात करेंगे म्यूटा रोटेशन की। म्यूटा रोटेशन, इसी पर आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि म्यूटा रोटेशन क्या है और इनोमर्स की प्रॉपर्टीज क्या है। थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जो इनोमर्स होते हैं, जितने भी हमारे सैकराइड्स हैं, उन सभी सैकराइड्स में कोई समस्या है? तब बंद करिए। क्या हुआ? ये हम बात करेंगे कि जब कोई भी एनी सैकराइड्स which form hemi-acetal structure, any saccharides which form hemi-acetal structure। हेमी-एसिटल का मतलब होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। हेमी-एसिटल स्ट्रक्चर will shows इनोमर्स, will shows इनोमर्स, shows इनोमर्स। हम स्पेशली बात कर रहे हैं, हम जो कंसीडर किए हैं, हमने किया है अल्फा डी ग्लूकोज की बात किया हमने। तो ग्लूकोज में ये हमारे पास में ये है ग्लूकोज, और मान लेते हैं ग्लूकोज में है ये डी ग्लूकोज है, ये है हमारा डी ग्लूकोज। चलिए, अब यहां पर डी ग्लूकोज का ये साइक्लाइजेशन होता है और साइक्लाइजेशन होने पर ये हेमी एसिटल बनाएगा। ये बनाएगा हेमी एसिटल, हम लोग इसके पहले पढ़े हैं। तो ये बना लेगा OH और CHOH, 3 हो गया, और ये हो गया COCH2OH। ये बना हमारा। तो ये हुआ हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये हुआ हमारा क्या? हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, ये 2 बन सकता है, चाहे तो हम, ये तो हमने बनाया कि भाई ये 2 फार्म में है। हम चाहे तो एक काम कर दें कि यहां पर हम OH को राइट साइड में कर दें और H को लेफ्ट साइड में। तो एक तो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ये बना, दूसरा बन जाएगा हमारा H को राइट में कर दें, OH को लेफ्ट में कर दें, CHOH 3
COH EH CH2OH। ये आपका ये पहला जो कार्बन है वह एनोमेरिक कार्बन हो गया। और इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, ये हो गया हमारा अल्फा डी। हाँ, ये हुआ हमारा अल्फा डी ग्लूकोज और ये हुआ हमारा बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा, ये जो पढ़ा रहे हैं हम आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो हम बताएंगे, अच्छा इसके पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वह ये होगा 19 या 19 या कहीं कहीं 18.5 रहता है, या हमने 19 ले लिया। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 150 होता है, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है ये आपका 112 डिग्री, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह 146 डिग्री होता है। ये तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। अब यहां पर जब सलूशन लेंगे एक्वस सलूशन में, तो एक्वस सलूशन में देखिएगा ये ओपन चेन हो गया। ये क्या हुआ? ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ये हमारा हेमी एस्टल स्ट्रक्चर है, यह भी हमारा हेमी एस्टल स्ट्रक्चर है। सॉल्यूशंस के अंदर जब ये इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है, इसमें जो इसका परसेंटेज होता है इक्विलिब्रियम में, ये होता है 64% और ये होता है 36%। तो इसका परसेंट तो 0.1 या 0.5 में जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली ये सब अप्रोक्सीमेटली ही कर लेंगे, लगभग लगभग यही आता है। तो एक्वस जो सॉल्यूशन होगा उसमें 36% अल्फा डी ग्लूकोज और 64% बीटा डी ग्लूकोज और बहुत स्मॉल अमाउंट में ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। अब ये जो कन्वर्जन है, यानी सॉल्यूशंस के अंदर जब आप इसको घोलेंगे तो ये ओपन चेन में आएगा, और ओपन चेन में आने के बाद फिर इसके चांस ये है कि इधर की तरफ भी जा सकता है और इधर की तरफ भी जा सकता है। सॉल्यूशंस के अंदर आप कह रहे हैं कि जो बीटा डी ग्लूकोज है उसका परसेंटेज 64 है, जबकि अल्फा डी का 36 है। तो ये जो इनका आपस में कन्वर्जन हो रहा है थ्रू द ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसी को हम म्यूटर रोटेशन कहते हैं। तो अगर अब इसमें हमें लिखने की बात हो तो यही बातें हम लोग, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख दें, देखो ऐसे लिख दें, अल्फा अल्फा एनोमर्स, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा ओपन चेन, और फिर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा बीटा एनोमर्स। ये बन गया हमारा। तो इसी को अगर हम शब्दों के रूप में लिख दें तो यही हमारा हो जाएगा नोट्स। और अगर आएगा कि राइट नोट ऑन म्यूटा रोटेशन या राइट नोट ऑन एनोमर, तो इसी को हमें शब्दों के रूप में अगर हम लिखते हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छा नोट्स होगा, और इसकी मैकेनिज्म भी हम आपको बताएंगे। तो हम आपको लिख देते हैं और आप नोट कर लें कि एनोमर्स आर, वैसे हम लोग लिखे होंगे कहीं ना कहीं किसी वीडियो में कि एनोमर्स आर डाई स्टीरियोमर्स। एनोमर्स आर यहां इधर लिख देते हैं, इस पे नोट्स जब आएगा तो आप लिखेंगे कि एनोमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स एनोमर्स आर
diastereomers which differ at carbon 1, which differ at carbon 1, which is called एनोमेरिक कार्बन, जिसे हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। इन द डी ग्लूकोज या डी ग्लूकोज exist in two anomeric forms, that is alpha D glucose and beta D glucose. The specific rotation of alpha D glucose is 112 degree and have melting point 146 degree, and beta D glucose have specific rotation 19 degree and melting point 150 degree. When ये सब बातें इसमें लिखेंगे हम लोग कि when alpha D glucose dissolve in the aqueous medium, the specific rotation of alpha D glucose decreases, और इसका जो होता है वो 52.7 डिग्री। इक्विलिब्रियम की पोजीशन में जो स्पेसिफिक रोटेशन का मान आता है वो 52.7 डिग्री होता है। तो व्हेन वी डिजॉल्व द अल्फा डी ग्लूकोज, द स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीजेज फ्रॉम 112 टू 52.7 डिग्री, एंड when we dissolve beta D glucose, its specific rotation increases from 19 degree to 52.7 degree. तो ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। तो जब हम इसको डिजॉल्व करते हैं नोमर्स के, तो जो इसके स्पेसिफिक रोटेशन में जो चेंजिंग होता है इसी को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन म्यूटा रोटेशन क्या है कि when we dissolve beta D glucose in solution, then the specific rotation increases कहां से कहां तक, increases from 19 degree to 52.7 degree, and when alpha D glucose dissolve, then the specific rotation decreases from 112 to 52.7 degree. This change in the value of specific rotation, this change in the value of specific rotation is known as म्यूटा रोटेशन। इसी को हम
म्यूटा कहते हैं। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, इसका हमने अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया है। ये तो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन ये हो गया आपका फिक्सचर प्रोजेक्शन, प्रेजेंटेशन हुआ साइक्लिक फिक्सचर प्रोजेक्शन है। इसी तरह से हम लोगों ने चेयर भी बनाया था, इसी तरह से हावर्थ प्रोजेक्शन भी बनाया था। तो अच्छा, एक बात हम और कर सकते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे हम ग्लूकोज लिए हैं, ऐसे अगर एनोमर आएगा तो हम फ्रुक्टोज का भी साइक्लिक स्ट्रक्चर इसी में बनाकर लिख देना, तो आपका मैटर अच्छा हो जाएगा। तो जैसे हमने अल्फा डी का बनाया है, ऐसे ही बीटा डी, जैसे हम ग्लूकोज का बनाए ऐसे फ्रुक्टोज का भी बना देंगे। अच्छा, एक बात आप और जान लेना कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है, ये अल्फा डी का बीटा डी में या बीटा डी का अल्फा डी में जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है, दिस इंटर कन्वर्जन टेक्स प्लेस थ्रू द ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि अगर हम अल्फा डी लेते हैं और अगर हमें उसको बीटा डी में कन्वर्ट करना है, तो कहां से किस रास्ते से होकर पास होगा? ओपन चेन स्ट्रक्चर से होकर पास होगा। सही है। तो इसी में ये तो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। हम ये चाहते हैं कि हम आपको इसी में फ्रुक्टोज का भी एनोमर बता दें, तो वो फ्रुक्टोज का एनोमर अगर फ्रुक्टोज लिखने का लिए आएगा तो वहां भी लिख सकते हैं, और नहीं तो जब एनोमर्स और म्यूटा रोटेशन आएगा तो आप उसके भी दोनों फार्म को लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रुक्टोज के भी दो एनोमर होंगे। तो हम, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही लिख लिया कि जो भी सेक्राइड्स हैं, ये सेक्राइड्स अगर सभी सेक्राइड्स हेमी एसिटल बनाएगा अगर, तो हेमी एसिटल बनने का मतलब हुआ कि उसमें जो है एनोमर पाया जाएगा। तो हम थोड़ा सा आपको ये भी बता देते हैं कि फ्रुक्टोज फार्म्स हेमी एसिटल स्ट्रक्चर एंड इट हैव, ये लिख ले रहे हैं, फ्रुक्टोज का भी इसी में जरा सा बता दे रहे हैं। आएगा अगर एनोमर पर लिखने के लिए या म्यूटा रोटेशन पर लिखने के लिए तो आप लिख लीजिएगा। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप ये जानते रहें कि किस कौन से क्वेश्चन में कौन सा मैटर हमें लिखना है। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, एनोमर्स, तो ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज भी हो गया और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रुक्टोज भी हो गया। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पढ़ रहे हैं। तो यदि प्रॉपर्टीज की बात आएगी तब भी आप एनोमर्स और म्यूटा रोटेशन लिख सकते हैं। यदि अलग से क्वेश्चन आ गया कि राइट नोट ऑन म्यूटा रोटेशन, तब भी लिख सकते हैं। और अगर पूछ दिया साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में लिखें, तब भी आप लिख सकते हैं। हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको खूब समझ में आ रहा है। और अब हम बनाते हैं, तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि हम फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। तो आप ये जान लीजिएगा कि जो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, CH2OH, COH, तीसरे कार्बन का OH इधर की साइड में, चौथे का OH इधर, और पांचवे का भी इधर H, CH2OH। ये है डी फ्रुक्टोज, इसका नाम है। यहां से देख लेते हैं, डी वाला है ये लास्ट वाला जो फारदेस्ट कायरल कार्बन है उस पर डी वाला है ये। तो ये हो गया डी फ्रुक्टोज है। ये क्या है? ये है डी फ्रुक्टोज। अब इसका हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसको यहां पर इसको हम रीअरेंज करके कुछ ऐसा लिखते हैं। ये COCH2OH, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है, ये छठा कार्बन है, H। तो इधर वाला जो है उसको नीचे करो, तीसरा कार्बन है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है। देख लीजिए 1
2 3 4 5 और 6। तो हमने इस स्ट्रक्चर को हमने ऐसे लिख दिया। तो जो राइट साइड में है उसको नीचे कर दो और जो लेफ्ट में है उसको ऊपर कर दो। ये देखिएगा, हमने बस इसको रीअरेंज करके हमने ऐसा लिख दिया। अब यहां पर ये देखिए, ये यहां पर अटैक करा देंगे तो यहां पर ये माइनस हो जाएगा, यहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और जब यहां पर प्लस होगा तो फिर यहां पर कहेंगे तो एक स्टेप हम और लिख देते हैं। तो यहां पर ये यहां से जुड़ जाएगा, यहां OH हो जाएगा। OH ऊपर भी हो सकता है, OH नीचे भी हो सकता है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि हमारा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये कह रहे हैं OH CH2OH, ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये CH2OH ऊपर के साइड में रहेगा, H नीचे रहेगा। यहाँ पर H ऊपर है, OH नीचे है, यहाँ OH ऊपर है, H नीचे है। ये हमारा बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर, 5 मेंबर्ड बना। तो ये जो 5 मेंबर्ड बना हुआ है, यहां पर OH ऊपर भी हो सकता है और OH नीचे भी हो सकता है। यदि OH ऊपर है तो इसके दो फार्म होंगे। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसके दो फार्म हो गए। कौन कौन से? ये देखिएगा, ये 5 मेंबर्ड हो गया और OH ऊपर, CH2OH नीचे। बाकी जो ऊपर के साइड में है ऊपर लिख दो, नीचे वाला नीचे। तो ये बन गया हमारा, ये देखिएगा, ये OH ऊपर है तो इसको हम अल्फा कहेंगे, और अगर यही OH नीचे हो जाएगा तो बीटा कह देंगे। अच्छा, एक बात हम आपको बता दें कि ये देखिए यहाँ CH2OH को ऊपर कर देते हैं, OH को नीचे। तो जो चेंजिंग हो रहा है इसी कार्बन पर हो, कार्बन नंबर 2 पर। तो इसमें जो एनोमेरिक कार्बन हो गया वो कौन सा कार्बन हुआ? कार्बन नंबर 2 इज एनोमेरिक कार्बन। अच्छा, पूरा प्रैक्टिस करते समय पूरा मत लिखो, मात्र जो काम हो रहा वो इसी कार्बन पर हो रहा है, इसी पर हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है इसी पर हुआ है, ये वाले पर, दूसरे नंबर के कार्बन पर। तो प्रैक्टिस करते समय बस इसी का ध्यान रखना है। तो ये साइक्लाइजेशन हुआ, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना। 5 मेंबर है तो इसको फ्यूरेनोज कहेंगे। 5 मेंबर को हम क्या कहते हैं? फ्यूरेनोज कहते हैं। तो ये अल्फा है तो ये हो गया अल्फा डी फ्रुक्टो, फ्रुक्टोज है तो फ्रुक्टो फ्यूरेनोज, ये हो गया। और दूसरा कौन सा हुआ? इसको भी पूरा बना लेना आप, H को ऊपर जहां जो जैसा है वैसे बना लेंगे। OH H H OH H CH2OH। तो ये हमारे दो फार्म बने, अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज और बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। तो अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज आर एनोमर्स एंड एनोमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स। तो एनोमर्स क्या होते हैं? डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। तो ये तो हो गई हमारी प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर एनोमर्स क्या है और एनोमर्स की प्रॉपर्टीज क्या है, वो प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात कर लिया। और इसी में हम कह रहे हैं कि थोड़ा चालाकी हम लोग बने, चालाक बने, और चालाकी के साथ साथ जो हमारा एनोमर्स का मैटर है जो फ्रुक्टोज में है और जो ग्लूकोज में है, जब पूछा जाएगा हम दोनों के बारे में, दोनों का स्ट्रक्चर लिख देंगे और दोनों के बारे में बता देंगे। लेकिन डिटेल में हमने अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की सभी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो रही हैं उसके बारे में भी लिखा है। अच्छा, अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी वो हम आपको बताते हैं कि मैकेनिज्म अल्फा डी का बीटा डी में जो कन्वर्जन हो रहा है वो हम आपको बताते हैं कि भाई अल्फा डी बीटा डी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, इसी को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। तो अब ये मैकेनिज्म हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे किसकी? म्यूटा रोटेशन की। म्यूटा रोटेशन अल्फा डी से बीटा डी में जो कन्वर्ट होगा, तो जब अल्फा डी से बीटा डी में कन्वर्ट होगा तो हमारा सोल्यूशन में क्या होगा? सोल्यूशन में हम जानते हैं कि 36% अल्फा और
64% बीटा डी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो अब हम कन्वर्जन बताएंगे आपको और उसकी मैकेनिज्म बताएंगे, कैसे अल्फा डी बीटा डी में कन्वर्ट होता है। अल्फा डी एनोमर्स बीटा डी एनोमर्स में कन्वर्ट होगा, उसकी हम आपको बनाएंगे मैकेनिज्म। लेकिन उसको बनाए उसके पहले हमें उसका चेयर फॉर्म लिखेंगे, यानी हम स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, हम लिखेंगे अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। 6 मेंबर रिंग होती है तो उसको पाइरेनोज कहते हैं, और 5 मेंबर रिंग होती है तो उसको फ्यूरेनोज कहते हैं। क्योंकि ग्लूकोज 6 मेंबर बनाता है इसलिए इसको हम पाइरेनोज कहते हैं, और ग्लूकोज 5 मेंबर बनाता है इसलिए उसको हम फ्यूरेनोज कहते हैं। और क्योंकि ग्लूकोज है इसको हम पाइरेनोज कहेंगे। और हम अल्फा ले रहे हैं तो अल्फा का मतलब अगर पीछे का स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो वैसे उसी के आधार पर हम बना दे रहे हैं, नहीं होगा तो एक बार पीछे के वीडियो से आप देखकर लिख लेना। और ये हम बना रहे हैं क्या, चेयर फॉर्म ऑफ ग्लूकोपाइरेनोज। तो यहां पर ये एक्सियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हुआ, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, नीचे की तरफ एक्सियल, ऊपर इक्वेटोरियल, नीचे एक्सियल, ऊपर इक्वेटोरियल, नीचे एक्सियल और ऊपर इक्वेटोरियल। हम लोग जानते हैं, याद होगा आपको, ये पहला कार्बन हुआ, एनोमेरिक कार्बन है ये पहला। न दिख रहा हो तो बड़ा बना दे, लेकिन आप तो बताएंगे नहीं क्योंकि कोई सुन तो रहा नहीं है, तो हम बड़ा सा बनाते हैं। अगर दिख रहा होगा तो ठीक है। पहला कार्बन हुआ, ये आपका दूसरा कार्बन हुआ, ये आपका तीसरा कार्बन हुआ, ये आपका चौथा कार्बन हुआ, ये पांचवा कार्बन हुआ, और यहीं पर ये जो छठा कार्बन है वो है CH2OH, ये छठा कार्बन है। जो साइक्लिक हम लोग बनाए थे बना दे रहे हैं, आपको याद आ जाएगा, CHO COH CHOH COH CH2OH। ये तो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है हमारा। बाद में ये जो बनता है ये देखो आप, ये यहां से यहां चला जाता है, और ये HOH, तो HOH किसी भी साइड हो सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है हमारा। तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। तो ये छठा वाला कार्बन ये है। पांचवें कार्बन से H है तो यहां नीचे की तरफ H हो गया। पहले कार्बन पर अल्फा लिए हैं तो OH इधर राइट साइड में होगा और H लेफ्ट साइड में होगा। तो ये हमारा साइक्लिक फिश्चर प्रोजेक्शन फार्मूला है, ये ग्लूकोज से बना है, उसको हम चेयर फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर राइट वाला नीचे होगा तो OH नीचे, H ऊपर। दूसरे कार्बन पर OH नीचे, H ऊपर। तीसरे कार्बन पर H नीचे, OH ऊपर। अच्छा, नीचे का मतलब देखिएगा, ये नीचे वाला ये एक्सियल, ये ऊपर एक्सियल, ये नीचे एक्सियल, ये ऊपर एक्सियल। तो चौथे कार्बन पर नीचे की तरफ इक्वेटोरियल पर OH, एक्सियल पर H। तो ये हो गया हमारा चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हमने क्या बना दिया, ग्लूकोज का चेयर फॉर्म हमने बना दिया यहां पर। अब फिर क्या होगा, अब ये होगा कि सबसे पहले एसिडिक मीडियम में यहां पर प्रोटोनेशन होगा। क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होगा ये तो क्या होगा फिर, ये एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीजन H+ को ले लेगा। बाकी अब ये जो बना दिए हैं सब जगह रहेगा, जो काम होगा बस इतनी एरिया में होगा, यही वाला, यही हमारे लिए इसी में जो काम करना है इसी एरिया में हम करेंगे। किसी ने सुझाव दिया था रेड मार्कर का, लेकिन हम भूल जाते हैं। प्रयास करेंगे, रेड मार्कर लाएंगे तो आसान हो जाएगा हमें समझना। तो इसी में जो कुछ भी हमें करना है, अच्छा करना क्या है, हमारा काम क्या है कि अल्फा डी है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है,
इसका स्पेसिफिक रोटेशन अलग है, मेल्टिंग पॉइंट अलग है। तो हमें इसको अल्फा डी को बीटा डी में कन्वर्ट करना है। तो अल्फा डी का बीटा डी में कन्वर्जन बस OH को ऊपर हो जाए और H जो है वो नीचे हो जाए तो वही बीटा डी हो गया। यही हमारा मकसद है। उस मकसद को पूरा करने के लिए हमें जो C1 और O के बीच का जो बांड है उसको तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ने के लिए सबसे पहले जब हम एसिडिक मीडियम यहां ले रहे हैं तो ये जो ऑक्सीजन है यहां से H+ ले लेगा। तो ले लेगा तो क्या बनेगा, ये देखिए सब कुछ सेम रहेगा। यहां ऑक्सीजन हो गया तो यहां से ऑक्सीजन H ले लिया तो ऑक्सीजन पर प्लस हो गया और ये एनोमेरिक कार्बन पर ऊपर की तरफ H है, नीचे की तरफ OH है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे बाकी इसमें H OH ऊपर नीचे हैं वैसे आप इसमें भी H OH ऊपर नीचे लिख लेंगे। फिर इसके बाद जब इतना हो गया, अब यहां पर बांड टूटेगा। एक H+ लिया था, ये OH को हम ऐसा लिख देते हैं, तो ये यहां पर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये बांड टूट गया। यहां पर आप लोग लिख लेना भाई, ये वाला ये एक्सियल पर क्या रहेगा, इक्वेटोरियल पर क्या रहेगा, उसको आप लिखते जाइएगा एग्जाम में। एग्जाम में ये सब मत छोड़िएगा क्योंकि हमें मालूम है कहाँ H रहेगा कहाँ OH रहेगा, तो ये सबको लिखते जाइएगा आप एग्जाम में। प्रैक्टिस करते समय इस तरह से लिखिए, बार बार उसी को मत लिखिए, नहीं तो आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी आप और थक जाएंगे थोड़ा पढ़ने में। तो जहां पर चेंजिंग हो रही है बस उसी काम को करिए आप, क्योंकि आप लोग हैं बहुत बुद्धिमान और चालाक। तो इसको फिर आप क्या करेंगे, अब यहां पर ये रिंग ओपन हो गया, तो रिंग ओपन हो गया तो क्या बना, ये देखिए यहां पर डबल बॉन्ड हो गया, यहां पर H, यहां पर O और H, ये बना। O ये जैसे था वैसे बना देंगे यहां पर, ये देखिए यहां पर रिंग ओपनिंग हो गई ये। अब यहीं पर ये यहां रहेगा, एक चीज ऐसे कर लेते हैं, यहां से अगर निकाल देंगे तो ये जो लोन पेयर है इसका यहां दे दो, तब यहां पर ये प्लस बना रहेगा। अगर नहीं निकालेंगे H+, अगर इसका लोन पेयर यहां गया, ये एक्सियल पोजीशन पर है तो ये बांड टूट गया, तो ये बन गया हमारा। अब यहीं पर ये रिंग ओपनिंग हो गई और अब यहीं हम कर देंगे इसको रोटेट। तो जब रोटेशन करेंगे रिंग ओपनिंग हो गई, 180 डिग्री रिंग ओपनिंग हुई है, ये हुआ है क्या, रिंग ओपनिंग। तो रिंग ओपनिंग हो गई तो इसका हम 180 रोटेशन कर देंगे। कितना रोटेशन करेंगे, रोटेशन बाई 180 डिग्री। आ रहा है ना सबको समझ में, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और हम उसको जो है आपको फिर से और बता देंगे। तो ये पूरा का पूरा ये रोटेट हो जाएगा, तो जो नीचे की तरफ है ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। बाकी ये जो नहीं लिख रहे हैं ये सब कुछ सेम टू सेम है इसका। तो क्या होगा फिर, ये ओ H वाला ऊपर चला गया और H नीचे की तरफ आ गया, यानी अब जो H है वह अब अगर एक रिंग क्लोज होगी तो रिंग क्लोज होने पर ये इक्वेटोरियल पर हो जाएगा और हाइड्रोजन एक्सियल पर हो जाएगा। ये रोटेशन होने के बाद फिर क्या होगा कि ये अब हो गया, अब ये यहां अटैक कर देगा। जब यहां अटैक करेगा तो ये जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा। फिर क्या होगा, ये सब रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। अब देखिए रिंग क्लोजिंग हो रही है, यहां पर रिंग जो है वो क्लोजिंग हो रही है, फिर बन जाएगा
यहां पर OH OH हो गया, नीचे की तरफ H हो गया, यहां पर O हो गया, यहां पर H हो गया, इस पर प्लस आ गया। जो ऊपर रहेगा जैसा था वैसा रहेगा। एक्सियल इक्वेटोरियल पर जो एटम्स जहां थे वहां रख दीजिए आप। रिंग क्लोज हो चुकी है। यहां से H+ निकाल दो, डीप्रोटोनेशन करा दो। जब डीप्रोटोनेशन करा देंगे, -H+ निकाल देंगे आप, तो आपको मिलेगा O, ऊपर की तरफ OH और नीचे की तरफ H। उसके अलावा जो एक्सियल पर था उसको आप एक्सियल पर रख दीजिए, जो इक्वेटोरियल पर था उसको इक्वेटोरियल पर रख देंगे, तो आपका बहुत सुंदर लगेगा। तो ये एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन हो गया। क्या हुआ ये? एसिड कैटलाइज कन्वर्जन ऑफ अल्फा डी टू बीटा डी। तो लिख लेंगे हम लोग एसिड, यहां नीचे लिखना था, नीचे ना दिखे तो हम ऊपर लिख देते हैं कि ये है जो हमने बताया एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन में हमने क्या बताया? म्यूटा रोटेशन में हमने अल्फा डी ग्लूकोज का बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्जन बता दिया। तो हुआ है क्या, फिर से देख लीजिएगा कि पहले हमने फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हमें याद रहना चाहिए ग्लूकोज का, उसको हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर उसका बना दिया, साइक्लिक प्रेजेंटेशन कर दिया। एक्सियल इक्वेटोरियल पर कौन एटम्स कहाँ रहेगा इसके बारे में हम लोग जानते हैं, वैसे पोजीशन रख दीजिएगा। प्रोटोनेशन होगा तो जो एक ऑक्सीजन है वो प्रोटॉन ले लेगा, रिंग ओपनिंग कर लेगा। रिंग ओपनिंग होने के बाद रोटेशन हो जाएगा, तो जो नीचे का OH था ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। फिर जैसे ही ये रोटेशन हुआ रिंग क्लोजिंग हो जाएगी, और नतीजा ये होगा कि जो OH हमारा एक्सियल पर था वह इक्वेटोरियल पर चला जाएगा। यानी इसका मतलब ये देखो आप, अल्फा डी है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज है, तो OH C1 पर पहले कार्बन पर, एनोमेरिक कार्बन पर OH एक्सियल पर है, और अगर जब बीटा बना है तो OH इक्वेटोरियल पर है। यही मात्र यही इतना अंतर हुआ, और कोई अंतर नहीं है, सब कुछ सेम सेम है। यहां पर OH एक्सियल पर है अल्फा पर, और बीटा में OH इक्वेटोरियल पर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर म्यूटा रोटेशन आता है, रिंग स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आता है, तो इसको हम लोग एनोमर्स आता है, तो ये सब टॉपिक्स हमारे लिख सकते हैं। या ग्लूकोज के बारे में अगर पूछा जाए, प्रॉपर्टीज के बारे में ग्लूकोज की पूछी जाए, तब भी हमें मैटर लिख सकते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और आपने देखा। आपको थैंक यू, और फिर अगला वीडियो लेकर हम जल्द ही आएंगे। थैंक यू।